उसका घमंड भारी पड़ गया कि मेरा घमंड कैसे टूट सकता है, मैं कैसे हार मान सकता हूं, अमेरिका कैसे हार मान सकता है, मैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं और ईरान कैसे जीत सकता है। आखिरकार बहुत सारे लोग ये भी इंतजार कर रहे थे कि शायद ट्रंप प्रेशर में आके निकल जाएं, लेकिन कभी कभी किसी आदमी के सर पर मौत सवार रहती है, मौत, और उन्हें आत्महत्या करनी होती है, उन्हें सुसाइड करना होता है। वही हो रहा है। कोई कोई हिस्ट्री में ऐसे राजा भी आते हैं जो खुद तो डूबते हैं, अपने साथ सारे मुल्क को डुबो देते हैं। एंड द वॉर एस्केलेट्स, ट्रंप एस्केलेट्स द वॉर और कहते कि हां, अब मैं आग में घी डाल रहा हूं, मैं देखता हूं ईरान कब तक टिकेगा। भारत में भी बहुत सारे टीवी चैनल कह रहे हैं कि अब ईरान कब तक टिकेगा। मुझे लगता है कि अब हम एक नए वियतनाम या नए अफगानिस्तान को देख रहे हैं। यह बात तय हो गई है कि अब ट्रंप यहां से नहीं निकलेगा। भले ही बीच में उसने कह दिया स्पीच में कि हम शॉर्ट टाइम के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन वो जाएगा नहीं। उसकी ईगो इस समय बहुत बड़ी हो चुकी है और इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उसको नेतन्याहू भी कहता है कि तुमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। यूएई और साथ में सऊदी ये भी चाहते कि वॉर कंटिन्यू रहे। ईरान तो पहले से कह रहा था कि वॉर कंटिन्यू रहे, क्योंकि उसके पास तो सभी बम, बारूद और साथ में मिसाइल्स का जो भी उसको मटेरियल चाहिए या उसको वीडियो की टेलीकम्युनिकेशन की सपोर्ट चाहिए, वो तो उसको मिल ही रही है। ये सपोर्ट मिलती रहेगी और ये जंग भी अब यूक्रेन की तरह लंबी जाएगी। ये तब तक लंबी जाएगी जब तक कि कोई इस जंग में से भाग ना जाए। कभी कभी लोगों को लगता है कि इसमें मेरी अच्छाई है, मेरा मुल्क जीत जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। दुनिया तो हार गई, मार्केट तो आज टूटी, 1500 पॉइंट टूटा हुआ है और बाकी सारी दुनिया के मार्केट्स टूटी हुई हैं इस टाइम। ए से लेके जेड तक मार्केट क्रैश है इस टाइम। लेकिन यही ट्रंप चाहते हैं, यही नेतन्याहू चाहते हैं। यही मोसाद का एक ग्रेट प्लान है कि कैसे दुनिया में एक ज़ायनिस्ट रजीम को स्थापित किया जाए, उस ज्यूस के रजीम को स्थापित किया जाए जिसके द्वारा वो 800 करोड़ लोगों के ऊपर हुक्म चला सके। रशिया थोड़ा पीछे से सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन अंदर वॉर में उतरेगा नहीं, कभी नहीं। चाइना भी बाहर से सपोर्ट करेगा, वॉर में उतरेगा नहीं। दरअसल इनका हाल ये है कि वो चाइनीज प्रोवर्ब है ना, सिट ऑन द माउंटेन एंड वॉच द टाइगर्स फाइटिंग इन द वैली। जब ये दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे उसके बाद वो अपना शिकार कर लेगा। यही होने जा रहा है। ट्रंप की ईगो इतनी बड़ी हो गई कि उसे दुनिया में अब शांति नहीं चाहिए। हां, अगर अशांति का और जंग का कोई नोबेल पुरस्कार होता है तो उसको जरूर मिलेगा। ट्रंप को अगर जंग का या दुनिया को डुबोने का, दुनिया को बर्बाद करने का अगर कोई नोबेल पुरस्कार होता है तो ट्रंप को जरूर मिलना चाहिए कि कैसे एक आदमी की ईगो के कारण, कैसे एक आदमी के घमंड के कारण सारी दुनिया बर्बाद हुई। और यहां तो दो आदमियों का घमंड है और वो भी रावण से बड़ा घमंड है, यानी कि नेतन्याहू भी और ट्रंप भी। ये दोनों चाहते हैं कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर आए और दुनिया बर्बाद हो जाए और उसके बाद हम दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन ये शायद भूल गए कि इस जंग के दौरान इनके भी पर कट रहे हैं। चाइना और रूस और ईरान मिलकर इनके भी पर काट रहे हैं, ये भी ब्लीड कर रहे हैं। 1939 की स्टोरी, ब्रिटेन जीत गया लेकिन जीत के हार गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, रिपीट हो गई। 1989 की स्टोरी, यानी कि रशिया को अमेरिका ने ब्लीड किया अफगानिस्तान के अंदर और 1980 और 1991 में वो टूट गया। सेम स्टोरी अब जो अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ लागू की या सोवियत यूनियन के साथ लागू की, अब यही स्टोरी पूरी की पूरी चाइना और रशिया मिलकर अब अमेरिका के साथ लागू कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब अमेरिका ब्लीड करे, वो चाहते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बर्बाद हो, वो चाहते हैं अमेरिका की इकोनॉमी गर्त में जाए, वो चाहते हैं कि अमेरिका की इस समय जो डॉलर है वो भी गर्त में जाए। और ये होने ही जा रहा है, मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे होता ही चला जाएगा।
कहीं ना कहीं चाइना और रशिया का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, और कुछ लोग जो साइड लाइन में बैठकर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ, इस दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इस दुनिया का निजाम चेंज हो रहा है, और इस दुनिया में एक मुल्क का सूरज डूबता हुआ लग रहा है, और वो है नेतन्याहू और ट्रंप का। आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा कि कई लोग नक्शे में ढूंढेंगे कि इजराइल नाम का कोई मुल्क होता था क्या, उसकी बर्बादी भी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूर कीजिए साहब, जरूर कीजिए, लेकिन 10 करोड़ के मुल्क को बर्बाद करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 100-150 बम चाहिए होंगे। सिर्फ एक तेहरान को बर्बाद करने के लिए, जिसकी 2 करोड़ आबादी है, मेट्रोपॉलिटन रीजन को मिला के, उसको बर्बाद करने के लिए कम से कम 20 एटम बम चाहिए होंगे। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उसके ऊपर 20 एटम बम गिरा सको? लेकिन जिस दिन आपने उसके ऊपर 20 एटम बम गिरा दिए, मैंने मान लिया कि आपने उसके ऊपर 20 एटम बम गिरा दिए, आपने ईरान को आधा बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बाद उस राख के अंदर से जो ईरान निकल कर आएगा, वो दुनिया को राख कर देगा, वो इजराइल को राख कर देगा, वो अमेरिका को राख कर देगा, क्योंकि उसके बाद फिर वो इतने एटम बम बनाएगा। सपोर्ट करने वाले बहुत हैं उसको, रशिया भी है, चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। जितना चाहेगा उतना यूरेनियम मिल जाएगा, जितना चाहोगे उतना प्लूटोनियम मिलेगा, और जितने चाहेंगे वो आईसीबीएम उनको मिलेंगे। फिर उसके बाद इजराइल का भी नामो निशान नहीं होगा, इजराइल का भी नामो निशान नहीं होगा। लोग नक्शे पर ढूंढेंगे कि कभी यहां पर इजराइल नाम का मुल्क होता था। शायद वो रावण वाला घमंड जो नेतन्याहू और आज ट्रंप के अंदर है, वो दुनिया को मारने के लिए है। और आज इस समय करीब करीब 108 109 डॉलर के ऊपर ब्रेंट क्रूड इस टाइम चल रहा है। साथ में मार्केट्स ऑलमोस्ट 1200 1400 1500 ये पॉइंट के ऊपर ब्लीड कर रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर मार्केट्स इस टाइम ब्लीड कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास दुनिया को हो गया। अब आप तैयार रहिएगा, अब आप तैयार रहिएगा। अब यहां से कोई वापसी नहीं है, यहां से बर्बादी का एक नया दौर शुरू होगा, और ये बर्बादी का दौर आप सब देखेंगे, हम सब देखेंगे, सिर्फ 2 आदमियों की वजह से, एक नेतन्याहू और एक ट्रंप। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया है, सबको कुचल कर चला जाता है। इस वक्त के पहिए में अमेरिका भी एक दिन कुचला जाएगा। और से बम बरसाने की बात है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब जमीन पर फौजियों को उतारने की बात आई तो वो भागते नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि जमीन पर जो ईरान की तैयारी है वो कहीं ज्यादा है, और उनके फौजी वहां जाकर शायद हो सकता है कि ऐसा शिकार बन जाए कि जहां से उनकी बॉडीज भी वापस ना आ पाए। और ये जनरल कैन जो उनके हैं, डिफेंस के चीफ जो हैं, उन्होंने समझा दिया है एक प्रेजेंटेशन के द्वारा कि आप जो सोच रहे हो कि वहां पर उतर कर कोहराम मचा दोगे और कैप्चर कर लोगे, वो निहायत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर तरफ पानी के अंदर माइंस बिछी हुई हैं, उनकी नेवल ड्रोन्स हैं, नेवल बोट्स हैं, और वो कंदराओं में, टनल्स में यहाँ छुपे हुए हैं, और कहीं से भी वो निकल कर आपके ऊपर अचानक आक्रमण कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। और ये एक ड्रेडेड सिनेरियो होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे फौजियों को बच निकलने का कोई वहां से मौका भी नहीं होगा, अवसर भी नहीं होगा, चांस भी नहीं होगा। ये अपने आप में जो सिनेरियो पेश किया गया उसको देखकर ट्रंप को लग रहा है कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है, और ईरान के अंदर इन सब चीजों को पार पाना इतना आसान नहीं होगा, जबकि उनके अपने फौजियों को उसकी जो ज्योग्राफी है उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो एक अननोन टेरिटरी में जाके इस ऑपरेशन को अंजाम देना एक किस्म से एक निहायत ही मुश्किल काम होगा। और इस बीच में यह भी पता लगा कि अब जब मेरा आपके पास ये एपिसोड है तो साथ में ट्रंप साहब का एक डिक्लेरेशन भी आ रहा होगा कि शायद वो एक निर्णय ले सकते हैं, 2 निर्णय, या तो अटैक कर देंगे या फिर फिजल आउट होकर निकल जाएंगे कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं। अब उन्होंने जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति है उनसे कहा है कि भाई आप कैसे भी करके कुछ शर्तें मनवा के आगे पीछे करके कुछ सीज फायर की बात करवा लो, तो देखते हैं क्या होता है। जेडी वेंस ने कहा होगा कि जेडी वेंस के साथ वैसे भी उनका थोड़ा सा रिफ्ट चल रहा है, सुनने में आया है, और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास अब सबको होना शुरू हो गया कि
व्हाइट हाउस के अंदर एकता वाली चीज नहीं है। वहां पर एक व्यू पॉइंट जो इमर्ज होना चाहिए कि तुम्हें क्या कदम उठाना है, कि तुम्हें ग्राउंड अटैक करना है, नहीं करना है, इसको लेकर शायद उहापोह वाली स्थिति बनी हुई है। और जो उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, उस कॉस्ट को लेके भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। इस बीच में जो जेडी वेंस से कहा गया है कि तुम कैसे भी जाके कुछ शर्तें मनवाओ और तुम बैक चैनल पे जाकर ईरान से बात करो और ईरान को राजी करने की कोशिश करना है कि थोड़ी बहुत शर्तें मनवा लो, अगर सारी नहीं है तो सीज फायर के लिए आगे करके हमारी थोड़ी इज्जत बच जाएगी, जान बच जाएगी। ये परिस्थितियां पहले कभी भी ट्रंप ने रियलाइज नहीं की थी। अब यहां पर सिर्फ ये देखना बाकी है कि वो एक प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे या फिर वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका को दांव पे लगा देंगे। एक चीज और भी यहां पर हमें माननी पड़ेगी कि हॉर्मुज को खोलने को लेके जो उनके ऊपर दबाव बन रहा है, जो डोमेस्टिक उनकी जो अपनी जो रेटिंग है वो गिर के -17% आ गई, जहां पर उनके अपने मागा सपोर्टर्स उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको लेके वो जो परेशानी है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच में जो अमेज़न के सेंटर पर भी कल रात को जो अटैक हुआ है, अमेज़न के सेंटर पे, वो यूएई और बहरीन के अंदर, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और जैसे कहा था कि हम आपके जो टेक्नोलॉजी के जो सेंटर्स हैं वहां पर हम अटैक करेंगे, तो उसको लेके भी काफी कोहराम मचा हुआ है और काफी बदहवासी के हालात यूएई में और बाकी गल्फ के अंदर बने हुए हैं। ट्रंप अब इससे निकलना चाहते हैं। उन्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें से निकल पाना एक निहायत एक असंभव सा नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी टांग ईरान ने फंसा कर रखी हुई है और निकलने का उन्हें कुछ चांस मिल नहीं रहा है।